हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कल का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था स्पेस टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा प्लस कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा। कल हमने आपको लेक्चर जहाँ पर डिसकंटिन्यू किया था, हमने ये कहा था आपसे कि हम इसरो के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में बात करने से पहले आप सभी को प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहूंगी। प्रैप टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, जहां पर आप सभी को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। तो जाइए चेकआउट करिए प्रैप टुडे को एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक हम कल के स्टोरी को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप आज की क्लास में पहली बार आए हैं तो मेरी आज की स्टोरी को आप कनेक्ट कर पाए। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हमने स्टार्टिंग जो है वो 1920 से की थी एंड हम 1970 तक या 1980 तक के दौर में गए। तो हम 1957 में स्पुतनिक 1 से कहानी शुरू की थी। उसके बाद 1930s की बात की, 1940s की बात की, जिसमें 1940s में हमने डिस्कस किया था कि ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम साराभाई दोनों ही जब थे, जब 1940 के दौर में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। तो उसके बाद जब वो इंडिया आए तो वो जो है वो इंडिया से नहीं गए। उन्होंने यहाँ पर इंडिया जब आई तो इंडिया की एक्चुअली में वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पे इंडियन ही थे। तो जब वो वहाँ पर यानी इंडिया आए तो उसके बाद उनका जाने का दिल नहीं किया। इंडिया की उन्होंने कंडीशन देखी, यहाँ की प्रॉब्लम्स देखी, तो उन्होंने जो है फिर वो कार्य करना चालू कर दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम साराभाई दोनों ने ही मिलकर 1940s में कार्य जो था वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें आफ्टर 7 इयर्स के बाद आज़ादी मिली और आज़ादी मिलते ही आज़ादी तो हमें मिली। आप सभी को पता है कल की क्लास में हमने देखा था कि आज़ादी हमें किस हालत में मिली थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, किस हालत में मिली थी का यहाँ पर मतलब ये है कि वहाँ पर उस समय जो है वो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वहाँ पर उस समय हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, खाने पीने की कमी थी, लोगों के रहने की प्रॉब्लम थी, साफ पानी और अच्छा भोजन की प्रॉब्लम थी, पहनने के कपड़े जो बेसिक नीड्स होती हैं। तो इंडिया उस टाइम पे वो भी अच्छे से फुलफिल करने में सक्षम नहीं था, उतनी भी चीज़ें नहीं थी। देखिए अगर किसी के पास इंडिया में मान लीजिए 100% पॉपुलेशन है और अगर 100 में से कोई 10% है जो सही तरीके से खा पी ले रहा है, रह ले रहा है, तो ये 10% लोग जो हैं ये 10% इंडियंस नहीं हो सकते। यहाँ पे इंडिया का मतलब है कि ये 10% लोग ही पूरा भारत नहीं हो सकता। पूरा भारत किससे मिलेगा? 100% से मिलकर बनेगा। तो सोचना उन सभी के बारे में पड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोगों के पास हम देखते हैं कि अगर सुबह के खाने के लिए है तो शाम के खाने के लिए उनके पास चिंताएं हैं। आज भी ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आ गई हो आज भी, या गवर्नमेंट कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके का सिनेरियो है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हमें आज़ादी मिली, जो है वो अगर हम उनकी बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट पर्सन थे। वो एक्चुअली में नहीं चाहते थे कि कभी जो है वो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करे। एक्चुअली में वो इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाँ वो ये चीज़ ज़रूर जानते थे। वो एक्चुअली में बहुत शांति प्रिय इंसान थे। वो नहीं चाहते थे कि हम जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह या वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। बट हाँ, उन्होंने होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम साराभाई से ये चीज कही कि हम बनाना नहीं चाहते, हमारी वो सिचुएशन भी नहीं है, बट हमें जो है वो टेक्नोलॉजी सीख लेनी चाहिए। उस समय जब वो, अगर हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड रेस चल रही थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, कभी यूएस आगे निकल रहा था, कभी यूएसएसआर आगे निकल रहा था। तो इस तरीके की एक दौड़ चल रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम थी कि इंडिया भी चाहता था कि वो भी स्टैंड करे, उसका भी एक अपना खुद का स्टेटस हो। तो होमी जहांगीर भाभा ये चाहते थे कि नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक तो असिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह नहीं लगाया जा सकता था। तो उस समय पे जो था, जैसे कि आप देखते हैं कि पीएमओ में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
वेट करना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन का वेट करना पड़ता है। एंड अगर आप नॉर्मल पीपल हैं तो मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप मिल ही ना पाएँ। शायद बुरा लगे बट सिचुएशन यही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया कि आप जैसे ऑफ़िसेज़ होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो 24/7 आवर्स ओपन होती है। तो सेम इन दोनों के लिए भी यही कहा गया कि आपके लिए जो पीएमओ ऑफ़िस है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस है, वो आपके लिए 24/7 ओपन है। आपको पंडित जवाहरलाल से नेहरू जी से मिलने के लिए आपको किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट या किसी भी तरीके की कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, आप मिल सकते हैं। जो किया जा सकेगा, जो टेक्नोलॉजी या जो हेल्प प्रोवाइड की जा सकेगी, वो प्रोवाइड आपको की जाएगी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, वो कार्य करना चालू हुआ। कार्य करना चालू ही हुआ था। एक बहुत बड़ी क्षति हुई, होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में डेथ हो। अब कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि एक्चुअल में ये नेचुरल डेथ नहीं थी, यानी ऑब्वियसली प्लेन क्रैश हुआ तो नेचुरल डेथ तो होगी ही नहीं, प्लेन क्रैश में हुई। बट ये बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, करवाया गया। अब ऑब्वियसली किसके द्वारा करवाया जाएगा, अगर आप समझ रखते हैं तो जानते ही होंगे। और थोड़ा-सा देखिए, होमी जहांगीर भाभा के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर रियली में नहीं पता है बहुत कुछ, आप इनके अगर चलिए बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा-सा फ़ॉल्ट हो सकता है। बट अगर आप इनका नाम भी नहीं जानते या इनके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि इनको किसी भी इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद जो है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पता है कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी? जब ये ना लीजेंड्स होते हैं, लीजेंड्स ना ऐसे ही नहीं आते हैं। उनके लिए ना सदियाँ बीत जाती हैं और तब सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। अब इनके जाने से जो थी ना, वो एक बहुत बड़ी क्षति थी जो शायद कोई नहीं कंप्लीट कर सकता। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक्चुअली में ये प्लेन जो था होमी जहांगीर भाभा का, वो प्लेन क्रैश करवाया गया था। तो अब यहाँ से होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई। अब उसके बाद सारी जो ज़िम्मेदारी थी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गई और फिर धीरे-धीरे उन्हीं के ही असिस्टेंस में बहुत सारे प्रोग्राम चालू हुए। फिर हमने ऑलरेडी आपसे बात की थी कि वहाँ पर केरला में थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। तो बेसिकली वहाँ पर जो है वो साउंडिंग रॉकेट्स वगैरह बनाए जाते थे। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, आगे आने वाली आज की क्लास में या कल की क्लास में हम देखेंगे। उसके बाद फिर 1969 में हमने बात की थी कि इसरो का गठन हुआ। फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कमीशन का गठन किया गया। इसका कार्य जो था वो बेसिकली जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती थी इसरो के द्वारा, उनको फॉर्मुलेट करने का, उनको लागू करने का कार्य होता था। तो अब हम धीरे धीरे अपने लॉन्च व्हीकल, लॉन्च स्टेशन के बारे में कहानी देखेंगे। तो उनके बारे में कहानी देखने से पहले चलिए देख लेते हैं इसरो के प्रमुख केंद्र। क्योंकि कल हमने यहीं पर कहा था, आप सभी से यही वादा किया था कि हम कल के क्लास में जो है वो इसरो के प्रमुख केंद्रों के बारे में देखेंगे कि इसरो के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ये भी बताते चलूंगी कि क्या क्या कार्य करते हैं। तो स्टोरी सुनते जाइएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बस कहानी सुनते जाइएगा। इसरो के प्रमुख केंद्र लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर हम इसरो के प्रमुख केंद्र की बात करते हैं तो पहला प्रमुख केंद्र है वीएसएससी। वीएसएससी क्या है? वीएससीसी का फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा? हिंदी में इसे बोला जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? ये बेसिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये केरला में स्थित है, यानी तिरुवनंतपुरम स्थित जो है ये एक प्रमुख इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। जहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पर उपग्रह और जो परिज्ञापी रॉकेट होते हैं उनके प्रमोशन और यानों के विन्यास विकास की जो गतिविधियां होती हैं वो यहाँ पर डेवलप करने का कार्य किया जाता है। अभी उपग्रह वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, रॉकेट क्या होते हैं, लॉन्चर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, डोंट वरी, इन सभी के बारे में आगे एक एक करके कहानी हम देखेंगे।
तो बस अभी सुनते जाइए कि इसरो के प्रमुख केंद्र कौन कौन से। दूसरा है आईसेक, ये क्या है? इसरो सैटेलाइट सेंटर है। इसरो आईसेक यानी इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो उपग्रह केंद्र आईसेक के नाम से इसे जाना जाता है। आईसेक जो है ये बेसिकली वैज्ञानिक कोई भी कार्य होंगे, कोई भी तकनीकी कार्य या कोई भी अगर अभियान वगैरह चलाए जाने हैं तो उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास और जो उपग्रह प्रणालियां होती हैं उनके कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। आखिर ये इसरो सैटेलाइट सेंटर है कहाँ पर? तो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है ये बेसिकली बेंगलुरु में है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में स्थापित है। अगर प्रेजेंट टाइम में जो है वो आईसेक का प्रेजेंट टाइम में अगर हम नाम देखें तो यूआरएससी हो गया है, यानी यू आर राव उपग्रह केंद्र। इसे जो है वो यूआरएससी भी बोला जाता है क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में इसका नेम चेंज हो चुका है। तो यू आर राव उपग्रह केंद्र यानी सैटेलाइट सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर आ जाता है, जो थर्ड केंद्र है वो है शार। शार तो आई थिंक समझ गए होंगे, यानी सतीश धवन। इसे एसडीएससी भी बोला जाता है। में एसडीएससी से इसका फुल फॉर्म ज्यादा मैच करेगा। तो क्या है बेसिकली? सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो के प्रमुख केंद्रों में जो नेक्स्ट सेंटर है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये क्या कार्य करता है? एसडीएससी सार जो है ये एक इसरो का प्रमुख प्रमोचन केंद्र है। कौन सा केंद्र है? प्रमोचन केंद्र है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में स्थित है। और एसडीएससी सार जो है, इस सार में निम्न जो भू कक्षा, ध्रुवीय कक्षा और भू स्थित अंतरण कक्षा में जो उपग्रह होते हैं उनको उनका प्रमोचन यहाँ से किया जाता है। अगर 2022 में बात करें तो 2022 में इसरो के पूर्व चेयरमैन और वैज्ञानिक सतीश धवन यही, सॉरी 2022 नहीं है एक्चुअली में, इसका जो नेम है वो 2002 में, 2022 तो आया ही नहीं है। लगता है 2022 के वेलकम की इतनी ज़्यादा खुशी हो गई है कि 2002 भी 2022 दिख रहा है। तो एक्चुअली में 2002 में जो है वो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे वैज्ञानिक सतीश धवन। उन्हीं के डेथ के बाद श्रीहरिकोटा रेंज जो शार था, पहले इसका नाम शार हुआ करता था, तो इसका नेम कब चेंज किया गया था? 2002 में किया गया था। और उसी के बाद 2002 के बाद ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कर दिया गया था इसका नाम। तो बेसिकली ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये पहले इसरो के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे और उनकी डेथ के बाद कि अब उनके नाम से जाना जाए इसलिए इसका नेम चेंज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर आ जाता है एलपीएससी। ये कौन सा नंबर हो गया? फोर्थ नंबर। बेसिकली एलपीएससी की अगर हम बात करें ये प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पे? ये जो है इसकी जो गतिविधियां हैं वो वलियामाला, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में कार्य करती हैं। बेसिकली एलपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तो ये जो है ये जो भी प्रमोचन यान होते हैं और जो भी अंतरिक्ष यान होते हैं, क्या होते हैं आगे की कहानी में हम देखेंगे। तो कार्यक्रमों के लिए जो है वो द्रव्य प्रणोदन के क्षेत्र में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र में एक तरीके का ये कार्य है जो कार्य करता है कहाँ पर? बेंगलुरु में और तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए तो वो आ जाता है एसएसी। एसएसी क्या है? हिंदी में इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बोला जाता है, इंग्लिश में स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम। ये जो है ये बेसिकली अहमदाबाद में स्थित है। ये जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र है, प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है संचार, दिशा निर्देशन और मौसम विज्ञान से संबंधित जो भी विकास या जो भी कार्य किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं, इसीलिए ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है इसरो का। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर आ जाता है एनआरएससी। हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इंग्लिश में समझ सकते हैं कि क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगर आप इनके प्रमुख केंद्र लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा
क्योंकि कभी भी बोला जाता है ज्ञान जो है वो कम नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना मत चालू कर दीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद में है। बेसिकली इसे जो है वो 1 सितंबर 2008 से इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र, एक फुल फ्लेज्ड सेंटर के रूप में एनआरएससी को परिवर्तित कर दिया गया था। एनआरएससी जो है पहले ये एक स्वतंत्र बॉडी हुआ करती थी, एक स्वायत्त निकाय हुआ करता था, जो कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहलाता था। उसके बाद ये जो केंद्र है ये सुदूर संवेदन उपग्रह के जो आंकड़े हैं, एक्विजिशन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है DECU, यानी डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। तो DECU, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, बेसिकली ये क्या कार्य करता है, तो अहमदाबाद में स्थित विकास और जो शैक्षिक संचार यूनिट है उससे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, जैसे समाज के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, जो भी इस क्षेत्र के जो भी कार्य होते हैं वो DECU के द्वारा यानी विकास और शैक्षिक संचार यूनिट के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा फुलफिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ISTRAC, यानी इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क का फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में क्या होगा, इसरो टेलीमेंट्री, में टेलीमेट्री है, अनुवर्तन है, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। बेसिकली ये क्या कार्य करता है, इस्ट्रैक जो है ये इसरो या विश्व भर की जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसी हैं उनके प्रमोचन यान और पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है, जो लोअर ऑर्बिट है, तो उसमें जो भी परिक्रमा का जो भी अंतरिक्ष यान है तो उनको उनके लिए बेसिकली जो है ये कार्य करता है। उनसे संबंधित जैसे कोई भी परियोजनाएं वगैरह हैं, कोई भी सेवाएं अगर उपलब्ध करवानी है तो वो जो है वो ISTRAC के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है MCF। MCF को हिंदी में क्या बोला जाता है, मुख्य नियंत्रण सुविधा, इंग्लिश में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। क्या है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में हासन, और MP में जो भोपाल है उसी से इसरो के जितने भी सभी भू स्थिर और भू तुल्यकालिक जो भी उपग्रह होते हैं, जैसे इनसेट हो गया, GSAT हो गया, IRNSS हो गया, तो ये सारे जो हैं ये उपग्रह हैं। तो बेसिकली इन सभी की निगरानी जो है वो MCF के द्वारा ही की जाती है। ये सारे क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि जो है बेसिकली वो इनसेट किस तरीके से कार्य करता है, GSAT किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटर है वो है LEOS, यानी लेबोरेटरी। ये क्या कार्य करता है, बेसिकली ये जो बेंगलुरु में स्थित LEOS है ये उपग्रहों और जो प्रमोशन यान होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स की अभिकल्पना और विकास करने का कार्य करता है। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो आर्यभट्ट था, जिसका कल हमने जिक्र किया था कि आर्यभट्ट का निर्माण किया गया 1975 में, सो वो लियोस के द्वारा ही यानी LEOS, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटर है वो है IIRS। ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये जो है बेसिकली देहरादून में स्थित है। ये क्या कार्य करता है, जो भी अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग के लिए ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उसी के द्वारा ये एक यूनिट बनाई गई है और उसी के द्वारा ये कार्य करता है। तो अगर हम इसरो के टोटल सेंटर्स की बात करें तो टोटल जो है वो 11 सेंटर्स हैं, जिनके बारे में एक एक करके हमने सभी के बारे में देखा। डाउट इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की तो उनके बारे में हम आगे ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया, ना ही इनसेट के बारे में, ना ही GSAT के बारे में, ना ही उपग्रहों के बारे में, ना ही रिमोट सेंसिंग के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, इनके बारे में मैंने
किसी के बारे में आपसे कोई जिक्र नहीं किया। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्टिंग में जान लीजिए कि ऑर्बिट के बारे में कि आखिर ऑर्बिट होता क्या है, और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट के कितने टाइप्स। तो कक्षा, बेसिकली इसे क्या है, कक्षा बोला जाता है। जैसे आप पूछा जाता है ना कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो सेम वैसे ही अगर हम स्पेस में बहुत सारे जो चीजें हैं वो भी अपनी अपनी प्लेस पर है ना, अपनी अपनी कक्षा पर है ना, अपने अपने ऑर्बिट पर है ना। देखिए ऑर्बिट होता क्या है, बहुत सिंपल वे में समझिए। कोई भी यानी किसी भी जो खगोलीय पिंड होता है, कोई भी खगोलीय पिंड या फिर अगर पृथ्वी के चारों ओर का अगर वृत्तीय पथ में यानी सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी उपग्रह जो है वो पिंड की परिक्रमा करता है तो उसी को उपग्रह सॉरी ऑर्बिट बोला जाता है। यानी भौतिकी में अगर हम फिजिक्स में देखें, कक्षा या ऑर्बिट जो है वो स्पेस में स्थित एक बिंदु के इर्द गिर्द एक मार्ग को कहते हैं जिस पर चलकर कोई भी वस्तु उस बिंदु की परिक्रमा करती है। जैसे आप इसे कैसे समझ सकते हैं, आप इसे जो है, यानी अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, एक सेकेंड मैंने उसका इमेज भी आई थिंक, एक्चुअली में ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की है, बट कोई बात नहीं। अभी हम लियो लियो मियो एंड लियो सभी के बारे में देखेंगे। बट ये देखिए, ये जैसे ना ये अर्थ है ना, यहाँ पे आप देखिए ये अर्थ है और किस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है, सर्कुलर मोशन। ये आप देख पा रहे हैं, ये है ये इस टाइप से ये अर्थ है, उसके चारों ओर किसमें मूवमेंट किया जा रहा है, सर्कुलर पाथ में। तो जिसमें उपग्रह की उपग्रह जो है वो उस पिंड की, यानी ये जो मोशन है, ये एरिया है, ये मोशन है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अब समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ऑर्बिट। कितना आसान था बताइए। इतनी स्लाइड्स मुझे आगे निकाल कर आपको समझाना पड़ा, इसलिए मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो खगोल विज्ञान में अगर हम देखते हैं, अक्सर उस बिंदु पर कोई भी बड़ा तारा या फिर अगर ग्रह जो है वो स्थित होता है तो उसी के इर्द गिर्द जो है वो छोटा ग्रह या उपग्रह जो है वो भी अपनी ही कक्षा में उसकी परिक्रमा करते रहता है। जैसे कोई एक ऑर्बिट है, वो मान लीजिए अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, तो उसी पाथ में या वहीं पर अगर कोई छोटे ऑर्बिट्स होंगे ना, या कोई छोटा उपग्रह या ग्रह होगा ना, तो वो क्या करेगा, उसी में उसी के पाथ में मूवमेंट करने लगेगा। तो देखिए जो ऑर्बिट है या कह लीजिए कि जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो है वो मूव कर रही हैं। अगर हम इसे ऑर्बिट को ही दूसरे वर्ड्स में बोलें तो कक्षा जो है ये एक नियमित यानी रेगुलर और दोहराए जाने वाला पथ होती है। कैसे, मूवमेंट जो है, जैसे हम जो है वो एक दिन खाना खाना छोड़ सकते हैं, एक दिन पानी पीना छोड़ सकते हैं, या एक दिन ऑफिस जाना छोड़ सकते हैं। बट ये जो ग्रह या जो उपग्रह होते हैं ना, या अगर मान लीजिए सूरज जो है वो एक दिन अपनी रोशनी ना दे, एक दिन अपना कार्य करना बंद कर दे, तो सोचिए क्या होगा। ये जो है ये सभी अपना कार्य करना नहीं बंद करते, ये जो है ये रेगुलर होते हैं प्लस रिपीटेड भी होते हैं, यानी एक टाइम पीरियड के बाद फिर से अगेन उसी पाथ में मूव करना चालू कर देते। तो अगेन मान लीजिए कि जैसे आप इसे समझिए, ये एक यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया गया, अब यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया, अब एक मूवमेंट तो कंप्लीट हो गया, फिर अगेन यहीं से। तो इसी तरीके से सालों दर साल सैकड़ों साल ये जो है ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। आई बात समझ में। तो ये जो है ये रेगुलर एंड रिपीटिंग होते हैं, साथ ही में जिसमें कोई भी आकाशीय पिंड या फिर मानव निर्मित उपग्रह। तो यहाँ पर बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो है वो मानव निर्मित पथ भी होते हैं, यानी मानव निर्मित ऑर्बिट्स भी यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, प्लस उपग्रह जो हैं, प्लस कुछ जो है वो नेचुरल उपग्रह होते हैं जो अपने आप ऑलरेडी होते हैं। चलिए अब इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि आखिर ये कितने टाइप के हैं। ऑर्बिट जो हैं वो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखना है कि कितने टाइप के ऑर्बिट होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखते हैं तो ऊंचाई के आधार पर भी हम देखेंगे, पिंड के आधार पर भी देखेंगे। तो चलिए पहले मैं लिख के बता देती हूँ, फिर इन सभी के बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो ए नंबर पे क्लासिफिकेशन जो है वो पिंड के आधार पर करते हैं।
पिंड के आधार पर जैसे कि कौन कौन सा होता है, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, से हिंदी में भू केंद्रित कक्षा बोला जाता है, हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट होता है जिसे सूर्य केंद्रित कक्षा बोला जाता है। नेक्स्ट होता है लूनर ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट ये जो है बेसिकली ये चंद्रमा जो होता है चंद्रमा की परिक्रमा करता है। हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है। जियोसेंट्रिक तो जियो से ही समझ में आ रहा है, अर्थ, सो ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वहीं मार्टियन ऑर्बिट होता है, डी जो है वो पिंड के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सो नेक्स्ट जो होता है वो होता है मार्टियन ऑर्बिट। ये जो है ये मंगल की परिक्रमा करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर अगर हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट के प्रकार देखते हैं, जब हम ऊंचाई के आधार पर बात करते हैं तो ऊंचाई के आधार पर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो जियोसेंट्रिक यानी बी नंबर ऊंचाई के आधार पर का क्लासिफिकेशन है वो 1 2 ऊंचाई के आधार पर, इसे लिख लीजिएगा। नो डाउट सब कुछ नोट्स में है, बट थोड़ा सा हाथ चलते रहे ना तो फील आता है कि यार क्लास कर रहे हैं। सिर्फ कहानी बस सुनने से फील नहीं आता ना। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस हमको क्लास खत्म करनी है। थोड़ा सा अपनी भी चीजें लिखते जाइए। अब जैसे मैंने जियोसेंट्रिक ऑर्बिट के बारे में बताया कि ये कहाँ पर होते हैं, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहाँ पर मूव करते हैं, आगे मैं पूरी राम कहानी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में आप ये तो लिख लीजिए कि राम कौन है, यानी कहानी का नायक कौन है। तो अगर कहानी का नायक नायिका के बारे में पता चल रहा है तो कहानी आगे के लिए आसान हो जाएगी ना, बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी ना। लास्ट में आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अच्छा यार पूरी कहानी सुन ली, नायक और नायिका कौन थे। कम से कम ऐसा तो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा लिखते जाया करिए। और जो लोग लिखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी है कि बढ़िया चीज है। उसके ये जो ऊंचाई के आधार पर देखते हैं तो नियो होता है। नियो यानी इसे क्या बोला जाता है, नियर और अर्थ ऑर्बिट। हिंदी में इसे बोला जाता है निकट भूकक्षा। ठीक है। उसके बाद इन सभी के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लियो होता है, लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड होता है वो मियो होता है, मियो होता है, मियाओ मत समझ लीजिए, यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद हियो होता है, हियो क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट। ये क्लासिफिकेशन है। जैसे हिंदी में हियो को उच्च भूकक्षा बोला जाता है, मियो को मिडल यानी मध्य भूकक्षा बोला जाता है, लो को यानी निम्न भूकक्षा बोला जाता है, और उसे जो है नियो को यानी निकट भूकक्षा बोला जाता है। तो इनके हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहें नेम तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो झुकाव कोण के आधार पर, झुकाव कोण और कक्षा के आधार पर भी जो है वो भू केंद्रित के प्रकार होते हैं। जैसे कि कौन कौन से, 3 नंबर झुकाव कोण, और शॉर्ट में ही लिख लेते हैं झुकाव कोण के आधार पर। अभी इन्हें सभी को डिटेल में पढ़ना इसीलिए लिख लीजिए, तो कम से कम आपको कहानी समझ में आती जाएगी। देखिए अगर एक बार कहानी फिर से बता देती हूँ अगर अच्छे से नहीं सुनी थी तो। ऑर्बिट हमने पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखना था। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में पिंड के आधार पर ऑर्बिट होते हैं, ऊंचाई के आधार पर होते हैं, झुकाव कोण और कक्षा के आकार के आधार पर जो है वो भू केंद्रित कक्षा के भी प्रकार होते हैं। तो इसे शॉर्ट में हमने लिख लिया है, जिसमें से फर्स्ट होता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा ना कभी। अब लग रहा होगा कि चलो यार कुछ तो कहानी सुनी हुई है। पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट में भी हम देखेंगे कि कक्षीय अवधि के बारे में देखेंगे, कक्षीय ऊंचाई के बारे में देखेंगे, झुकाव कोण के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट जो कहानी देखेंगे वो हम नेक्स्ट कहानी देखेंगे किसके आधार पर, उपग्रहों के आधार पर। इसी में इतनी कहानी जो है वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है पोलर ऑर्बिट के बाद होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हिंदी में बोला जाता है भूस्थैतिक कक्षा। तो इसमें भी हम झुकाव कोण के, ऊंचाई वगैरह के बारे में, उपग्रह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये इतना डिटेल में और इतना बेसिक पढ़ाने का आप सोच रहे होंगे कि टाइम पास करना है, एक्चुअल में ये टाइम पास करना नहीं है।
अदर अदर जगह पे जाके आप ना सर्च करते हैं ऑर्बिट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या है। अब मैं बता के निकल जाती ना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये मूव करता है, लाई करता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप सभी को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में है क्या। इसीलिए पहले मैं वही कहानी कहीं और ढूंढने ना जाना पड़े, इसीलिए ये सभी एक साथ जो है वो मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ, ताकि बहुत ईजिली जो है वो आप कहानी अच्छे से समझ पाए, पता चल पाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। फिफ्थ जो होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, चलिए आप कहानी एक एक करके देखना चालू करें। अब यहाँ से आपके लिए आसान हो जाए। अब हमें जो पहला देखना चालू करना है वो ऊंचाई के आधार पर देखना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बारे में अभी डोंट वरी, उसके आधार पर भी हम देखेंगे। ऊंचाई के आधार के अलावा मैंने आपको एक और आधार क्या बताया, पिंड के आधार पर भी देखेंगे, ऊंचाई के आधार पर भी देखेंगे, झुकाव कोण के आधार पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के आधार पर देखना चालू करते हैं। तो नियो के बारे में देखेंगे, लियो के बारे में देखेंगे, मियो के बारे में देखेंगे एंड हियो के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके देखना चालू करते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं लियो से, यानी निम्न भूकक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। अगर हम निम्न भूकक्षा की बात करते हैं तो ये जो है ये पृथ्वी की सतह से लगभग जो है वो 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित होता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग स्टार्टिंग जो है पृथ्वी की सतह से, मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ की लेयर से लगभग जो है वो अर्थ की लेयर से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई से ये चालू हो जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। और 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमेशा याद रखिएगा इस उसमें नापी जाती है, यानी हाइट जो है वो ऐसी नापी जाती है ना। तो उसमें जो है ये 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। वहीं यह जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है तो ये लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से, जो पृथ्वी होती है तो उत्तर दक्षिण दिशा से, यानी ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से जो है वो पृथ्वी के ध्रुव, जो पोल्स होते हैं ना पृथ्वी के, अर्थ के जो पोल्स हैं उनसे होकर गुजरती है। और ध्रुवों के ऊपर से गुजरने के कारण ही इसे पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है या ध्रुवीय कक्षा भी कहा जाता है। यानी जो लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट, तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो पोल्स, यानी जो अर्थ के पोल्स हैं, सो अर्थ के पोल्स के ऊपर से, हमेशा ऊपर से गुजरता है, इसीलिए उसे पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसी कक्षा में स्थित उपग्रह जो होते हैं वो लगभग, यानी जो अर्थ ऑर्बिट होता है, सो अर्थ ऑर्बिट में जो भी उपग्रह लाई करते हैं तो 24 घंटे की अवधि में ही पृथ्वी का एक से अधिक चक्कर लगा देते हैं, यानी पूरा वन सर्कल जो है वो लगा लेते हैं। और इसी कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है लगभग वो 80 से 130 मिनट तक का होता है। यानी जब जो एक साइकिल होता है, यानी पृथ्वी जो कक्षा होते हैं उसमें परिक्रमा करने वाले जितने भी उपग्रह होते हैं उनका जो परिक्रमण काल, यानी जो ड्यूरेशन टाइम होता है ना मूवमेंट का, तो वो वन ड्यूरेशन मूवमेंट जो है वो लगभग 80 से 130 मिनट्स के आसपास तक होता है। और निम्न कक्षाओं में ही स्थित उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों में काफी नजदीक से नजर रखते हैं। इसी कारण जो है वो काफी ज्यादा नजदीक से नजर रख सकते हैं। प्लस इन्हीं कक्षाओं में स्थित उपग्रह जो होते हैं उन्हें सुदूर संवेदन, मैपिंग के लिए, निगरानी अभियानों के लिए और पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययन के लिए जो भी सूचनाएं हैं वो इन्हीं के द्वारा हासिल की जा सकती हैं। जैसे कोई भी मैपिंग वगैरह, कोई भी प्लेस है, किसी भी चीज की अगर मैपिंग करनी है तो वो मैपिंग भी बहुत ही इजीली की जा सकती है। प्लस जो भी पर्यावरणीय अध्ययन है, जो भी अध्ययन किए जाने हैं वो अध्ययन भी, या जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है तो वो इंफॉर्मेशंस भी इसके थ्रू बहुत ही आसानी से या बहुत ही इजीली जो है वो कलेक्ट की जा सकती है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट आता है मध्य भूकक्षा। और साथ ही आईएसएस, हबल टेलीस्कोप, एस्ट्रोसैट सहित जो है वो रिमोट सेंसिंग जासूसी उपग्रह जो है
किसी की भी जासूसी करनी है ना, तो वो भी बेसिकली इसी में जो है वो लगाए जाते हैं, यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, यानी मियो में ही, सॉरी लियो में ही। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मियो, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मध्य भूकक्षा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो, मध्य भूकक्षा। मध्य भूकक्षा क्या होता है? तो मध्य भूकक्षा जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न भूकक्षा लगभग 86 के ऊपर और भू स्थिर कक्षा से नीचे का क्षेत्र, यानी कहाँ पर जो मध्य भूकक्षा होती है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल की जो निम्न भूकक्षा होती है लगभग उससे 86 ऊपर। और अगर हम भू स्थिर कक्षा की बात करते हैं, जो भू स्थिर कक्षा का जो नीचे का क्षेत्र होता है उसमें लगभग 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। वहीं अगर बात करें इनके बारे में, तो इस कक्षा के अंतर्गत ज्यादातर जो उपग्रह होते हैं वो लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसी कारण जो है ये अर्ध तुल्यकालिक कक्षा पर स्थापित किए जाते हैं, यानी जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, सो ज्यादातर जो है वो इन्हें इसी कारण जो है वो अर्ध तुल्यकालिक जो कक्षा होती है उसी पर स्थापित किए जाते हैं। साथ ही मियो की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई पर उपग्रह लगभग 12 घंटे में अपना एक टाइम पीरियड जो है वो पूरा कंप्लीट करने में, जो मिडल अर्थ ऑर्बिट होते हैं उन्हें पूरा अपना टाइम कंप्लीट करने में अप्रोक्स जो है वो 12 आवर्स का टाइम पीरियड लग जाता है। और इसी कक्षा में घूम रहे उपग्रहों का जो मुख्य कार्य है वो नेविगेशन, संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल का अध्ययन करना होता है। जो भी अंतरिक्ष वायुमंडल होते हैं, तो उनका अध्ययन जो है वो किसके द्वारा? मियो, यानी जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट हैं उन्हीं के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। वहीं मियो में स्थित उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 2 आवर्स से 24 आवर्स तक का होता है। 2 आवर्स से स्टार्ट हो जाता है एंड लगभग जो है वो 24 आवर्स तक चलता है। उसके बाद टेलस्टार, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो जैसी जो नेविगेशन प्रणाली होती हैं वो सभी के सभी मियो में ही, यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किए जाते हैं। कोई भी जैसे जीपीएस सिस्टम आपने सुना होगा ना कि जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, वहां पर लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है, तो बेसिकली वो जो जीपीएस सिस्टम होता है या जो गैलीलियो सिस्टम होता है, ये जो भी नेविगेशन प्रणाली है सभी जो है ये नेविगेशन सिस्टम्स हैं। सो नेविगेशन सिस्टम हमेशा जो है वो मिडल अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है तो मिडल अर्थ ऑर्बिट जो है, उसके बाद आ जाता है जीएसओ, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर हम मानक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें निम्न भूकक्षा और मध्य भूकक्षा जो होती है इनकी ऊंचाई में डिफरेंस देखने को मिलता है। किस तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें जो है अगर हम बात करते हैं कि बीच बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो उसके बाद जो और कहानी है अभी, जैसे उसके बाद भी आप सोच रहे होंगे कि अभी इसमें मैम ने एक्चुअल में जो है वो ओनली मियो पढ़ाया, लियो यानी नियर अर्थ ऑर्बिट। जो नियर अर्थ ऑर्बिट होता है तो उसकी ऊंचाई जो है लगभग में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही जैसे, तो लगभग जो है इसका अगर हम नियर अर्थ ऑर्बिट का, तो अर्थ के लगभग जो है वो 100 किलोमीटर के ऊपर का जो कक्ष होता है वहां से स्टार्ट हो जाती है। और लेकिन जो है वो 200 किलोमीटर या उससे जो है वो कम यहाँ पे नहीं हो। अब ये नियर अर्थ ऑर्बिट मैंने इसलिए आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये यूजफुल नहीं है, यानी नियर अर्थ ऑर्बिट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए बेसिकली इसे मैंने नहीं पढ़ाया। अब हियो की अगर बात करें, यानी हाई अर्थ ऑर्बिट की, हिंदी में इसे उच्च भूकक्षा बोला जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग जो है ये 36,000 किलोमीटर पे लाई करते हैं। इसमें जो है संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और जो क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह होते हैं उनको लाइक किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ अभी पोलर ऑर्बिट और उनके बारे में, तो अभी ऑलरेडी मैं बताऊंगी ही। तो चलिए पहले देख लेते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में।
यानी भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जीएसओ क्या होता है? तो भूतुल्यकालिक या समकालिक कक्षा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसे समकालिक कक्षा भी बोला जाता है, भूतुल्यकालिक कक्षा प्लस समकालिक कक्षा यानी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जो है ये अर्थ के चारों ओर यानी धरती के चारों ओर लगभग 35,786 किलोमीटर और लगभग 30 अगर अप्रोक्स देखते हैं तो लगभग जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बेसिकली ये जो है ये एक दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट होते हैं, जिसमें जो भी घूमने वाले पिंड होते हैं जो कि उपग्रह वगैरह, इनको आवर्त काल यानी वन साइड रियल दिन, जो वन साइड रियल दिन होता है, वन साइड रियल दिन का मतलब क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर यानी 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड्स जो है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को टाइम पीरियड लगता है। इसीलिए इसे जो है वो वन साइड रियल दिन बोला जाता है। वन साइड रियल दिन का मतलब ये पूरा जो है वो वन डे कंप्लीट नहीं है, वन डे कंप्लीट होने में जो है वो टाइम है। जैसे क्योंकि 23 आवर्स ही हैं, अगर देखिए आप यहाँ पे बात की जाए तो अप्रोक्स 4 मिनट्स का ही जो टाइम पीरियड होता है वो ही कम पड़ता है पूरा एक दिन कंप्लीट होने में। अब ये घूर्णन करते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि धरती की सतह पर स्थित किसी भी प्रेक्षक को किसी भी दिन या किसी भी समय पर वस्तु जो है वो आकाश में उसी स्थान पर दिखेगी जहां पिछले दिन जो है वो उसी समय पर दिखी। यानी कि इसका बहुत सिंपल मीनिंग है कि जीएसओ में इसे इसलिए भी लाइक किया जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मीनिंग बहुत सिंपल सा इतना है कि ये जो है मान लीजिए धरती की सतह पर स्थित कोई भी जो प्रेक्षक को किसी भी दिन या फिर किसी भी समय में अगर आकाश में कोई भी वस्तु रखी गई थी तो वो उसी स्थान पर दिखेगी जहां पर उसे जो है वो पिछले वाले दिन या जब भी उसे रखा गया था। अगर हम किसी भी दिन की बात करते हैं तो लगभग जो है वो 24 आवर्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सामान या जो भी वस्तु रखी जाती है, सो अगर जैसे हम बात करते हैं 24 आवर्स की, तो अगर इसकी इमेज देखें तो 8 के तरीके से इसका जो इमेज बन के आती है वो 8 जैसे बन के आती है। और इसी से अगर हम 8 जैसी प्रतीत होती है। जो संचार उपग्रह होते हैं उनको ज्यादातर जो संचार उपग्रह हैं उन्हें भूतुल्यकालिक कक्षा या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही रखा जाता है, ताकि जो भी हमारी जो अर्थ है या जो हमारी धरती है उसमें जो एंटीना वगैरह है या जो दिशा है, जैसे एंटीना सिस्टम होता है ना, तो उनकी जो दिशा होती है, उनकी जो रेंज होती है वो बार बार या डायरेक्शन जो है वो बार बार ना बदलनी पड़े और आकाश में एक ही कोण पर स्थित, इसी कारण इनको जो है बेसिकली इस उसमें रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जियो। जियो के बारे में मैंने कहा था ना कि अभी हम पढ़ेंगे। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये क्या होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये बेसिकली भूस्थैतिक कक्षा है। तो भूस्थैतिक कक्षा से अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। उस कक्षा को कहा जाता है जहां स्थित उपग्रह जो है वो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट उन्हीं को कहा जाएगा। ये अगर बात करते हैं ऊंचाई की इनकी, तो लगभग जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। और जहां पर स्थित हैं तो उपग्रह जो है वो पृथ्वी से हमेशा ये एक ही स्थान पर दिखाई देगा। साथ ही में ये जो है ये कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है, जिसका भूमध्य रेखा पर झुकाव जो है वो शून्य यानी जीरो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और ये उपग्रह को जो है वो घूर्णन की दिशा यानी पृथ्वी के घूर्णन के ही समान, इसकी दिशा जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के समान ही दिखाई देती है। अब अगर हम बात करते हैं ये उपग्रह जो घूर्णन की दिशा और पृथ्वी के घूर्णन के समान ही दिखाई देती है, जो भूस्थैतिक कक्षा होती हैं ये एक ही प्रकार की होती हैं और इन्हें बेसिकली इसलिए स्थापित किया जाता है कि जो भी संचार और मौसम उपग्रह हैं, जो भी उनको जो है वो भू स्थैतिक कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। और जो सभी तरीके की भूस्थैतिक कक्षाएं होती हैं वो भूतुल्यकालिक कक्षाएं भी होती हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि जो भूतुल्यकालिक कक्षाएं होती हैं वो भूस्थैतिक कक्षाएं नहीं होती।
अब ये किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके से कार्य करते हैं, इन्हें देखिए आप इस तरीके से जो भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, उनको अगर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो एक प्रकार के तारे को इमेजिन करना पड़ेगा, जिसका जो स्थिति है, जिसकी जो पोजीशन है, वो लगभग 24 आवर्स में समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन टाइम पीरियड के बाद यानी 1 डे जब बीत जाएगा, तो अगर हमने मान लीजिए कि शाम को 5 बजे इस तारे को यहाँ पर देखा था, तो अगले शाम को 5 बजे ये उसी जगह पर दिखाई देगा। यही बात मैं आपके साथ कहने का प्रयास कर रही थी। यानी अगर आप देखिए कि जहाँ पे पिछले दिन रखा गया था, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह जो होते हैं, उनकी स्थिति उसी तारे के समान मानी जा सकती है, जो कि 24 घंटे में एक ही समान रहता है और एक ही जगह पर दिखाई देता है। वहीं भूस्थैतिक कक्षा में जो भी उपग्रह स्थापित करवाए जाते हैं, उनको उनके प्रभावित क्षेत्र को, जो प्रभाव में, उनके प्रभाव में जो भी आया हुआ क्षेत्र है, उसे फुटप्रिंट कहा जाता है। अगर भूस्थैतिक उपग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग जो है वो लगभग कवर कर लेते हैं। किस तरीके से? इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारी अर्थ है, थोड़ा सा गोल नहीं बनी है, डोंट वरी। ये वाला जो सिस्टम है, यानी इस तरीके से जो है ये मूव कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हम बात करें, इस तरीके से एक जो सिस्टम है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, एंड एक सिस्टम जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, और ये जो है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिए इस तरीके से जो है ये चारों तरफ मूव करते हैं। आप समझ में आया कि किस तरीके से ये बेसिकली वर्क करते हैं। उसके बाद सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी कहानी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है सो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय आप सभी।